आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिड लाइन आकलन 2021-22 हेतु कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान हेतु परियोजना कार्य कैसे बनाएं। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया गया है और इस प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें से केवल 2 प्रश्न ही हमें हल करने हैं और प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। तो इस वीडियो में हमने 2 प्रश्नों को हल किया है। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभयारण्य के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखिए। पहला बिंदु है अभयारण्य का नाम। दूसरा, अभयारण्य किस जिले या क्षेत्र में है। तीसरा, आपके शहर गांव से अभयारण्य की दूरी। चौथा, अभयारण्य तक पहुंचने के साधन। पांचवा है अभयारण्य की विशेषताएं एवं महत्व। छठवां है भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियां। सातवां है घूमते समय अभयारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व। और आठवां है अभयारण्य से संबंधित चित्र एकत्र कीजिए। तो चलिए देखिए प्रश्न कैसे बनाना है। पहला प्रश्न हमने यहाँ लिखा है, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभयारण्य के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखिए। तो बिंदु आर हमने इसको तैयार किया है। यहाँ पहला बिंदु लिखा है अभयारण्य का नाम, तो नाम है बारनौपारा अभयारण्य। आप चाहे तो किसी दूसरे अभयारण्य का भी बना सकते हैं। दूसरा बिंदु है अभयारण्य किस जिले या क्षेत्र में है, तो बारनौपारा अभयारण्य रायपुर से 70 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जिले में स्थित है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1976 में हुई तथा इसका नाम बार और नौपारा गांव के नाम पर पड़ा है। इसमें तीसरा बिंदु है आपके शहर या गांव से अभयारण्य की दूरी क्या है। तो मेरे गांव या शहर से इस अभयारण्य की दूरी, मैंने यहाँ पे दूरी को छोड़ दिया है। एक तरीका अपना सकते हैं, इस अभयारण्य की दूरी रायपुर से 70 किलोमीटर लगभग है और क्षेत्र जानकर 90 से 110 किलोमीटर भी है। तो आप अपने घर से रायपुर की दूरी ऐड करेंगे और रायपुर से 70 किलोमीटर और ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। या फिर सटीक दूरी जानना है तो आप गूगल मैप ओपन करेंगे, वहाँ पे अपने घर का और बारनौपारा अभयारण्य टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके घर से बारनौपारा का एग्जैक्ट दूरी आपको पता चल जाएगा और उसको आप यहाँ लिख लेंगे। चौथा बिंदु है अभयारण्य तक पहुँचने के साधन। तो अभयारण्य पहुँचने के लिए यात्रा का सुलभ साधन सड़क मार्ग है, या बस, कार या बाइक से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ के माध्यम से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम 85 किलोमीटर पर रायपुर एयरपोर्ट है। यदि आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो महासमुंद रेलवे स्टेशन है सबसे नज़दीकी दूरी पर 60 किलोमीटर। या फिर रायपुर रेलवे स्टेशन, बिलासपुर या भाटापारा तरफ से भी ट्रेन से आप आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बस के माध्यम से या किसी अन्य साधन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगला जो बिंदु है वो है अभयारण्य की विशेषताएं एवं महत्व। तो इस अभयारण्य की विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है, इसको यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। यह अभयारण्य समतल और पहाड़ी क्षेत्र का मिश्रण है जो 244 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में 4 सींग वाले हिरण, तेंदुए, जंगली भैंसा, अजगर, बार्किंग हिरण, हायना, शाही, चिंकारा आदि देखने को मिलते हैं। यह वन क्षेत्र शुष्क पर्णपाती पेड़ों और अन्य पेड़ों से समृद्ध है, जिसमें तेंदू, बीर, सेमाल, साल, सागौन आदि शामिल है। बांस और महुआ के पेड़ भी प्रमुखता से उपलब्ध है। यहाँ आपको अनेक दर्शनीय स्थल भी मिल जाएंगे, जैसे है तुरतुरिया, देवधारा, छाता पहाड़, मातागढ़, तेलईधारा, कुर्रूपाठ, देवपुर पहाड़ी, सिद्धखोल जलप्रपात आदि। इस अभयारण्य में 22 वनग्राम हैं। यह अभयारण्य प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है और यह अभयारण्य
हर तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है 6वां है भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियाँ। तो भ्रमण पर जाते समय या अभ्यारण्य हमें घूमने जाना है तो क्या क्या सावधानी बरतना है उसको यहाँ लिखना है। तो भ्रमण पर जाते समय फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ में रखें, पीने का पानी साथ लेकर जाएं, ज़्यादा घने जंगल या रिमोट एरिया में न जाएं, किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ अपने साथ लेकर न जाएं और न ही वहाँ जाकर सेवन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल्फी के चक्कर में ज़्यादा न पड़ें, क्योंकि कई लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो है जंगली जानवर से सावधान रहें। 7वां बिंदु है घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व। तो यदि आप वहाँ जाकर घूम रहे हैं तो आपका क्या उत्तरदायित्व होता है उसको यहाँ लिखना है। तो घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के पेड़ पौधों और वनस्पतियों को नुकसान न पहुँचाएं तथा हम ऐसा काम न करें जो वहाँ के जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह हो तथा पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कारण हो। और अंत में है 8वां है अभ्यारण्य से संबंधित चित्र एकत्र कीजिए। तो आप चाहे तो पेपर कटिंग के चित्र हैं उसको यहाँ अटैच कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो नेट से बारनौपारा अभ्यारण्य टाइप करके फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे और उसको 5 से 10 रुपए में कंप्यूटर दुकान वाला उसको फ़ोटोकॉपी के रूप में निकाल देगा और उसे आप यहाँ चिपका सकते हैं। यदि आपके यहाँ न्यूज़पेपर जाता है और उसमें इस तरह के चित्र मिल जाते हैं तो उसको काट कर भी आप यहाँ चिपका सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। निम्नांकित बिंदुओं पर जानकारी एकत्र कर लिखिए। प्रश्न दिया गया था उसमें पहला बिंदु था पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवे साव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च से कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य। तो बोस वर्ष 1921 में कांग्रेस के साथ जुड़े और असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इसी वर्ष ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु देश सेवा के लिए इस्तीफा दे दिए। बंगाल में कमांडेंट बने। स्वराज अखबार की शुरुआत की। वर्ष 1927 में जेल से रिहा होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1938 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1939 में भी चुने गए, पर गांधी जी का समर्थन न मिलने से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1939 में उन्होंने इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वर्ष 1941 में बोस जर्मनी चले गए और स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगे। 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा की और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। आज़ाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गई थी। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा दिया। उनके अथक प्रयासों से देश को आज़ाद होने में बहुत योगदान मिला। अगला बिंदु है देहावसान। 18 अगस्त 1945 को
टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। और चौथा बिंदु है उपर्युक्त बिंदुओं से संबंधित चित्रों का संकलन। तो आपको इन सभी चीज़ों से संबंधित चित्रों का यहाँ संकलन करना है और इसके साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का जो यह परियोजना कार्य है ये हमारा पूरा होता है। बाकी अन्य विषयों के परियोजना कार्य के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।